अस्सलाम वालेकुम। आज हम CCF 3.1 उसका जो चैप्टर 4 है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग या मैकेनिकल टेस्टिंग उस पर स्टडी करने वाले हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं। ए डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन कर्व फॉर ए टिपिकल कार्बन मैंगनीज स्टील स्ट्रक्चर। कार्बन स्ट्रक्चर स्टील कार्बन मैंगनीज स्टील की डक्टाइल और ब्रिटल ट्रांजिशन कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेटर दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे डक्टाइल फ्रैक्चर है। अगर ये इस तरफ को राइट साइड पे जो लेफ़्ट करती है, और इसी तरीके से ये लेफ़्ट साइड पे है ब्रिटल फ्रैक्चर, और इसका जो डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन पॉइंट है ये 25 जूल है। इसकी जो एनर्जी जो यहाँ पे लगी है वो 28 जूल्स यहाँ पे दी हुई है। और अगर हम यहाँ पे एक बॉटम लाइन पे देखें तो यहाँ पे -10 है, 20 है, 30 है, और यहाँ लेफ्ट साइड पे -10 है, 20 है, 30 है, इसी तरह से ये 40 है। और अगर ये 25 से ऊपर जाती है तो ये ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाएगा। 25 से अगर ऊपर जाएगी तो ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाएगा, और अगर ये मज़ीद ऊपर निकलती है तो इसका जो है डक्टाइल फ्रैक्चर होगा। और इसका जो डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन जो पॉइंट है वो -15 से -25 है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे इन्होंने डक्टाइल और ब्रिटल फ्रैक्चर की जो कंपोजिशन है, जहाँ पे ये डक्टाइल और ब्रिटल पॉइंट आता है, यहाँ पे इसको सेंटीग्रेड में इसको मेंशन किया गया। तो मज़ीद इसको इस पे डिस्कस करते हैं नीचे ये जो इस पेज में। तो यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं। द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द वेल्डर स्टील कैन बी अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर इंक्लूडिंग। एक वेल्डर स्टील का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत सारे फैक्टर से मुतासर होता है, जिनमें ये शामिल हैं। और उसमें ए में है अलाइंग केमिकल कंपोजिशन। तो अलाइ केमिकल कंपोजिशन में क्या है, ये द कर्व कैन इफेक्टिवली बी मूव टू द लेफ्ट बाय एडिशंस ऑफ मैंगनीज of up to 1.6% maximum, as this has a positive effect on improving the toughness of the plain carbon steel at cryogenic temperature। वो ये कह रहा है कि प्लेन फेरेटिक स्टील में अगर मैक्सिमम अप टू 1.6% मैंगनीज ऐड करते हैं, इसकी कर्व लेफ्ट साइड पे मूव हो जाती है, और ये पॉजिटिव अफेक्ट करती है टफनेस को इम्प्रूव करने में एक क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे। और ये क्रायोजेनिक टेम्परेचर असल में होता क्या है, हम अगर मटेरियल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि एट वेरी लो टेम्परेचर पे इसका बिहेवियर क्या होता है, और जो साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर जो मटेरियल के बिहेवियर को स्टडी करता है एट वेरी लो टेम्परेचर, इसको कहते हैं क्रायोजेनिक सिस्ट इंजीनियर। क्रायोजेनिक सिस्ट इंजीनियर। और जो वेरी लो टेम्परेचर होता है इसे कहते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर, और स्टडी को कहते हैं क्रायोजेनिक स्टडी। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। निकल आल्सो हैज ए वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लो टेम्परेचर टफनेस ऑफ स्टील। तो और इसके अलावा निकल भी पॉजिटिव इफेक्ट रखती है लो टेम्परेचर पर स्टील की टफनेस पे। Nickel also has a very positive effect on low temperature toughness of steel. However, nickel is a very expensive metallic element and is only used where low temperature are severe. तो हम निकल बहुत ज़्यादा महंगी धात है, एलिमेंट है, और इसे वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम हो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टील्स containing 5 to 9% nickel have excellent low temperature toughness with fully austenitic stainless steel having measurable toughness down to -270 centigrade। वो ये कह रहा है कि जिस स्टील में 5 to 9% निकल हो, लो टेम्परेचर पर भी टफनेस को जिस स्टील में 5 to 9% निकल हो, इसमें लो टेम्परेचर पर भी टफनेस को बरकरार रखने की खूबी होती है, और टेम्परेचर चाहे 270 सेंटीग्रेड तक की। और जिस स्टील में 5 to 9% निकल हो, उसमें लो टेम्परेचर पर भी टफनेस को बरकरार रखने की खूबी होती है,
और टेम्परेचर चाहे -270 सेंटीग्रेड तक ही क्यों ना कम हो। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीट इनपुट। यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं। The above curve can effectively be moved to the right by using a high heat input during the welding cycle। वो ये कह रहा है कि जो ऊपर डायग्राम दी गई है इसमें कहा है कि कर्व को इफेक्टिवली राइट साइड पे मूव किया जा सकता है ड्यूरिंग वेल्डिंग हाई हीट इनपुट दे के, वेयर टाइम एट टेम्परेचर स्पेंट अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। Where time at temperatures spent above the critical temperatures of the steel allow grain to grow and fuse together to form large grain। वो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग वेल्डिंग साइकिल इसे हाई हीट इनपुट दे के राइट साइड पे मूव करवा सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचकर जब थोड़ा सा टाइम और टेम्परेचर अलाउ करते हैं स्टील के ग्रेन को ग्रो होने तक, तो वो छोटे छोटे ग्रेन मिलकर बड़े बड़े ग्रेन बन जाते हैं। और जब ग्रेन ग्रोथ हो जाती है, नेक्स्ट वो कह रहा है ग्रेन ग्रोथ, जब वो ग्रेन ग्रोथ हो जाती है, एनर्जी रिक्वायर्ड इन फ्रैक्चरिंग ए लार्ज आर कोर्स ग्रेन स्टील इज कंपेरेटिवली लोअर देन फाइनर ग्रेन स्टील। Hence the need to control heat input and or limit maximum interpass temperature। यहाँ तक देखते हैं। वो ये कह रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंचकर जब थोड़ा सा टाइम और टेम्परेचर अलाउ करते हैं स्टील के ग्रेन को ग्रो होने तक, तो वो छोटे छोटे ग्रेन जो मिलकर बड़े ग्रेन बन जाते हैं। और जब ग्रेन ग्रोथ हो जाती है तो स्टील के लार्ज और खुरदरे ग्रेन वाला जो मटेरियल है, इसके लिए फ्रैक्चर के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए होती है। और छोटे छोटे ग्रेन वाला मटेरियल, फाइन ग्रेन वाला मटेरियल, छोटे छोटे जो ग्रेन है उसको फाइन ग्रेन जो है स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसकी निस्बत इसको जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए होती है। मतलब जो फाइन और खुरदरे ग्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है उसके लिए एनर्जी कम चाहिए होती है। जो फाइन और जो फाइन और छोटे ग्रेन वाला मटेरियल होता है उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि छोटे और फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर आपस में अच्छी तरह बॉन्ड हो जाते हैं और इस टाइप के जो ग्रेन है इसको फ्रैक्चर करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए डेफिनेटली। और छोटे और फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर की जो कर्व लेफ्ट साइड पे मूव हो जाती है और उसके लिए उसको ब्रेक करने के लिए, उसको फ्रैक्चर करने के लिए एनर्जी जो है वो कम चाहिए होती है बनिस्बत फाइन और छोटे ग्रेन की निस्बत। तो नेक्स्ट अभी हमारा है A fine grain structure will effectively move to the curve to the left, increase the relative toughness value of steel। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि इसलिए स्टील की हाई जो हीट इनपुट है, स्टील की जो हीट इनपुट है वो कंट्रोल में और इसका जो मैक्सिमम इंटरपास टेम्परेचर जो है लिमिटेड होना चाहिए। और इससे टफनी जो है और इससे स्टील की टफनेस जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए स्टील की जो हीट इनपुट है वो कंट्रोल में और इसकी जो मैक्सिमम इंटरपास टेम्परेचर वो लिमिट में होना चाहिए और इससे स्टील की जो टफनेस है वो बढ़ जाती है। तो हमारा लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पे। तो केमिकल क्लीनिंग, द क्लीनिंग ऑफ द वेल्ड मेटल विल आल्सो ग्रेटली अफेक्ट इट्स लेवल ऑफ टफनेस। वेल्ड मेटल की क्लीनिंग वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है वेल्ड मेटल की टफनेस पे। The cleanness of the weld metal will also greatly affect its level of toughness. Welding fluxes containing high amount of basic compound give much higher toughness and strength. Weld metal value than weld made using lower amount of these compounds। वो कह रहा है कि वेल्ड मेटल की क्लीनिंग वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है वेल्ड मेटल की टफनेस पे। वेल्ड मेटल की क्लीनिंग और रिफाइनिंग की जाती है, उनमें एलिमेंट और क्लीनिंग एजेंट थ्रो द फ्लक्स या फिर फिलर वायर में ऐड करके उसमें से टफनेस हासिल की जाती है। वेल्डिंग फ्लक्सेस में हाई मकदार में जो है बेसिक कंपाउंड होते हैं जो वेल्ड मेटल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और टफनेस देते हैं। और अगर ये कंपाउंड कम हो तो मेटल की टफनेस और स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जैसे ये कह रहा है कि वेल्ड मेटल वैल्यू देन वेल्ड मेड यूजिंग लोअर अमाउंट ऑफ दिस कंपाउंड। अगर ये कंपाउंड कम हो तो इसकी जो स्ट्रेंथ और टफनेस जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा CSIP 3.1 का जो चैप्टर 4 है उसका जो पेज 4 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में।
4.5 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।